Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform Rankers English Education. My dear friends, my dear students and my dear all, आप सबका Rankers English Education के इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे दिल की गहराइयों से स्वागत है। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। जो संघर्ष करेगा, जो पसीना बहाएगा, मैदान जीत करके वही ले जाएगा। संघर्ष करने का समय आ चुका है, पसीना बहाने का समय आ चुका है, माता पिता के फिक्र को फक्र में बदलने का समय आ चुका है। आओ ना सब लोग मिल करके अपने माता पिता के मान को ऊंचा करते हैं मेरे भाई। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं मेरे भाई तीसरा चैप्टर जिसका नाम है नाउ द लिस्ट्स आर फॉलिंग फास्ट। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग बेसिकली जिस बैच में स्टडी कर रहे हैं, जिस बैच में पढ़ाई कर रहे हैं, उस बैच का नाम है रैंकर्स बैच। और आपको पता है इस रैंकर्स बैच में मैंने 2 चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया है पोएट्री सेक्शन का। एक का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं मेरे प्यारे दोस्तों नाउ द लिस्ट्स आर फॉलिंग फास्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके दिमाग में ये बातें फिट हो जाए। ठीक है, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो। क्या सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वहीं तेरा सिंहासन होगा। इस तरह से अपने आप को बनाओ, इस तरीके से अपने आप को गढ़ो मेरे भाई कि आपको देखने के बाद आप जहां पे खड़े हो जाए, मतलब आप जिस भी स्टेज पे जाए मेरे भाई, वहां पे सारे के सारे लोग आपको खड़े होकर के तालियां बजाए। उस समय को पूरा करने का समय आ चुका है। वो समय अभी है मेरे भाई। अगर अभी आप अच्छा करोगे ना, तब जाकर के फ्यूचर आपके लिए अच्छा बनेगा। आ जाइए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले अबाउट पोएट, आई मीन पोएट के बारे में। तो सुनो, जब हम बात करते हैं नाउ द लिस्ट्स आर फॉलिंग फास्ट को लेकर के, तो इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन का फुल फॉर्म था, पूरा नाम था विंस्टन ह्यूज ऑर्डन। ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो। जब हम बात करते हैं W.H. ऑर्डन को लेकर के, तो इनका जन्म बेसिकली 1907 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? तो 1907 में ये पैदा हुए थे और 1973 में 1973 में इनका देहांत हो गया था। मतलब मैं साफ साफ बोल सकता हूं और मैं एकदम क्लियर कर सकता हूं कि सर W.H. ऑर्डन की जो जीवन यात्रा है वो बेसिकली 1907 को स्टार्ट हुई थी और 1973 को समाप्त हुई है। He was born in England and permanently settled in America in 1939। भैया ये जो W.H. ऑर्डन साहब है, ये बेसिकली इंग्लैंड में पैदा हुए थे। पैदा कहां हुए थे? इंग्लैंड में पैदा हुए थे और परमानेंटली अमेरिका में जाकर के शिफ्ट हो गए थे। कब? यानी 1939 को। दिमाग में एक बात और रखना, मैंने बोला W.H. ऑर्डन कब पैदा हुए थे? अरे भैया पैदा हुए थे 1907 को, लेकिन पैदा कहां हुए थे? तो इंग्लैंड में पैदा हुए थे और परमानेंटली सेटल्ड कहां हुए थे? अमेरिका में हुए थे। कब हुए थे? 1939 को हुए थे। यानी यहां से एक बात तो क्लियर है कि सर अगर 1939 में ये अमेरिका में शिफ्ट होने के लिए तैयार थे, इसका मतलब इन्होंने इंग्लैंड को कब छोड़ा? यस माय डियर, इन्होंने इंग्लैंड को 1939 में ही छोड़ा होगा। चलो मेरे भाई आगे हम लोग बात को बढ़ाते हैं। सुनो, देखो मैंने आपको ये बोला कि सर ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे मेरे भाई इंग्लैंड में और परमानेंटली अमेरिका में जाकर के शिफ्ट हुए थे। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि 1907 में पैदा हुए थे और 1973 में इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। तो एक बात बताना मेरे भाई, 1907 से लेकर के 1939 तक ये बेसिकली इंग्लैंड में रहे थे। तो कुल मिला के यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑर्डन्स वर्क्स इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। फर्स्ट वन इज ब्रिटिश फेज एंड सेकेंड वन इज अमेरिकन फेज। यानी ये हम इंग्लैंड में पैदा हुए, अमेरिका में जाकर के शिफ्ट हुए। तो इनका जो क्रिएशन था, इनकी जो रचनाएं थी, इसको बेसिकली 2 फेज में बांटा गया, एक तो ब्रिटिश फेज और एक अमेरिकन फेज। बात समझ में आया? आगे देखो, He was versatile, वर्स्ट ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, W.H. ऑर्डन साहब जो है ना वर्सेटाइल थे। अब तुम बोलोगे सर वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल को हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों बहुर्मुखी। क्या बोलते हैं? बहुर्मुखी। अब तुम बोलोगे सर बहुर्मुखी का मतलब नहीं समझ में आया। बहुमुखी का मतलब हुआ जिसके मुंह बहुत सारे हो। इसका मतलब यह हुआ, सपोज करो कोई इंसान है जो इंग्लिश भी पढ़ा लेता है, हिंदी भी पढ़ा लेता है, बायो भी, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, मैथमेटिक्स भी, यानी वो अलग अलग चीजें पढ़ा लेते हैं ना, इसीलिए उनको बेसिकली वर्सेटाइल कहा जाएगा, बहुमुखी कहा जाएगा। बात समझ में आया मेरे भाई? चलिए, वो एक अच्छा आलोचक थे, ट्रांसलेटर थे और एडिटर भी थे। ये सब बात आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। आगे देखो, एक चीज मैं बताता हूं, सुनो। अरे ये जो W.H. ऑर्डन थे ना, हेलो, ये जो W.H. ऑर्डन थे
इनको बेसिकली 1948 ईस्वी में पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। किस प्राइज से? तो पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। कब? 1948 में। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर इनको ही पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित 1948 में क्यों किया गया? तो इसलिए किया गया था क्योंकि उनका एक बहुत फेमस कलेक्शन था, एक बहुत अच्छा कलेक्शन था जो काफी ज्यादा फेमस हुआ था। उस कलेक्शन का नाम था मेरे प्यारे साथियों द एज ऑफ एंजाइटी। मतलब मैं यहां से साफ साफ बोल सकता हूं कि द एज ऑफ एंजाइटी जो उनका फेमस कलेक्शन था, इसी के वजह से इनको 1948 में पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया। यह बात भी आपके दिमाग में होना चाहिए। इनके फेमस कलेक्शन को लेकर के अगर जिक्र किया जाए मेरे दोस्त, तो इनका फेमस कलेक्शन में देखो द ऑरेटर्स जो इनका फेमस कलेक्शन है, दूसरा द डांस ऑफ डेथ ये भी इनका फेमस कलेक्शन है, लुक स्ट्रेंजर और द एज ऑफ एंजाइटी। और आप सब लोग अच्छी तरीके से ये भी जानते हो कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट भी W.H. ऑर्डन के द्वारा ही लिखा गया है। बात समझ में आ रही है सबको? चलो अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई आगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों कि ये सारी बातें आपके दिमाग में फिट हो गई होगी। अगर फिट हो गई है तो मेरे साथ एक बार रिवीजन करना, जल्दी से बताना नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट को किसने लिखा? आपका जवाब आना चाहिए W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन का जन्म कब हुआ था? यस मेरे भाई 1907 को। इनका डेथ कब हुआ था? 1973 को। कहां पैदा हुए थे? इंग्लैंड में। कहां शिफ्ट हुए थे? अमेरिका में। कब? 1939 में। आगे हम बात करते हैं कि सर इनको किस प्राइज से सम्मानित किया गया? पुलिट्जर प्राइज से। लेकिन कब सम्मानित किया गया था? 1948 में। अरे किस चीज के लिए? तो उनका फेमस कलेक्शन था, उस कलेक्शन का नाम था द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। गॉट एवरीवन? अब हम लोग पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं कि सर पोएम का नाम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। सवाल पैदा होता है कि सर इस पोएम का टाइप कैसा है? अगर आपको याद होगा मेरे भाई तो याद करो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसका टाइप कैसा था? मेटाफिजिकल पोएम था। इसी तरीके से मेरे भाई नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का टाइप कैसा है? तो लिरिकल पोएम है, एक लिरिक है, इसलिए मैंने इसका टाइप लिखा लिरिक। This poem has been taken from the age of anxiety। ये जो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएम है मेरे भाई, वो उनका एक फेमस कलेक्शन था जिसका नाम था द एज ऑफ एंजाइटी। वहीं से इसको निकाल करके आपके सिलेबस में डाल दिया गया है। इसका थीम क्या है? इनेक्स द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। बेसिकली इंसान के स्थिति के बारे में बताया गया है, इंसान किस प्रकार से निराश होते हैं उसके बारे में इंडिकेट किया गया है। बात समझ में आई? चलिए, बुरे हालात थे तो क्या हुआ? बुरे हालात हुए तो क्या हुआ? बुरे हालात हुए तो क्या हुआ? हम भी अपने जिद पर अड़े हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ? हम भी अपने जिद पे अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ? हम उनके पीछे हाथ धो करके पड़े हैं। यानी आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सपने केवल आपके नहीं, आपके पूरे के पूरे परिवार के तथा आपके माता पिता के सपने हैं। ठीक है, आ जाइए। अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक चीज बताना चाहता हूं, इसको आप अपने दिमाग में पहले फिट करो। इन चीजों को पहले आप अपने दिमाग में फिट करो मेरे भाई। देखो, जब हम बात करते हैं किसी भी पोएम को लेकर के, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई किसी भी पोएम को लेकर के, तो कोई भी पोएम जो है ना मेरे भाई बेसिकली दो तरीके से मीनिंग कन्वे करेगा। एक को हम लोग बोलते हैं लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग बोलते हैं मेरे भाई, लिटरल मीनिंग। और जो दूसरा होता है ना उसको बेसिकली बोला जाता है इंप्लाइड मीनिंग। क्या बोलोगे? इंप्लाइड मीनिंग। यानी कुल मिला के मैं बोल सकता हूं कि सर किसी भी पोएम को लेकर के बात करोगे ना तो वो बेसिकली दो मीनिंग कन्वे करेगा, एक तो लिटरल मीनिंग और दूसरा इंप्लाइड मीनिंग। लिटरल मीनिंग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शाब्दिक अर्थ, मतलब जैसा वर्ड लिखा हुआ है उसका एग्जैक्ट हिंदी करना। जब हम बात करते हैं इंप्लाइड मीनिंग को लेकर के तो यह है भावार्थ, यानी वर्ड के हिसाब से नहीं, सेंस को समझने की कोशिश करना, भाव को समझने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड इंप्लाइड मीनिंग। बात समझ में आया? तो इस पूरे के पूरे जो चैप्टर है मेरे भाई, इसमें बेसिकली हम लोग इंप्लाइड मीनिंग पे भी जिक्र करेंगे, लिटरल मीनिंग पे भी जिक्र करेंगे, और आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस बात का मैं यकीन दिलाऊंगा, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड बेस्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी टाइप्स ऑफ पोएट्री। ठीक है मेरे भाई? देखो, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अच्छे से देखना। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक इंसान के जीवन का कंपैरिजन एक पेड़ से किया गया है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसको समझ लो। सर एक पेड़ होता है, सपोज करो एक पेड़ है, ध्यान से सुनना,
एक पेड़ है और इस पेड़ के नीचे में, इस पेड़ के जो आसपास छोटकिनवा छोटकिनवा बुचकिनवा बुचकिनवा जो पौधा होता है ना, जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, उसको बेसिकली नर्सेस फ्लावर्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नर्सेस फ्लावर्स। और ये जो नर्सेस फ्लावर्स होते हैं मेरे भाई, ये बेसिकली इस जवान पेड़ को, इस स्ट्रॉन्ग पेड़ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। बात समझ में आई? चलो मेरे भाई, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। काफी खूबसूरत चैप्टर है और अच्छे तरीके से इसको रिलेट करना मेरे भाई, ठीक ना? आजा मेरे प्यारे साथियों, आजा आजा मेरे बलमा, ला 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 ला। चलो देखो, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पेड़ से पत्तियां काफी तेजी से गिर रहे हैं। देखो मेरे भाई, मैंने आपके सामने फिगर भी रखा है। ये पेड़ है और इससे पत्तियां काफी तेजी से झड़ रहे हैं, ठीक है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। देखो, पेड़ से पत्तियां काफी तेजी से गिर रहे हैं और उनके नीचे में जितने भी छोटे छोटे पेड़ हैं वो भी बेसिकली अब दब जाएंगे, वो भी बेसिकली अब खत्म हो जाएंगे। सुन मेरे भाई, मैंने क्या बोला? ये पेड़ है, ठीक है? और इस पेड़ के नीचे में छोटकिनवा छोटकिनवा जो पौधा है, जब इससे पत्ता गिरेगा, इससे जो पत्ते गिरेंगे मेरे भाई, तो ये पेड़, ये छोटे छोटे पौधे बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। इसलिए बोला गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते काफी तेजी से झड़ रहे हैं, अब पत्ते काफी तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। उनके नीचे में जितने छोटे छोटे पौधे हैं वो भी अब नहीं रह पाएंगे। कैसे रह पाएंगे? अगला है नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन। इस ग्रेव्स का मतलब होता है कब्र, यानी जो भी उसको मजबूत करने वाले जो पौधे हैं, जो भी पेड़ को मजबूत करने वाले जो पौधे हैं, वो बेसिकली अब कब्र में जा चुके हैं। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। जिस तरीके से इंसान का जीवन चक्र चलता है कि एक इंसान आया और एक इंसान चला गया, यानी एक इंसान पैदा हुए, धीरे धीरे जवान होंगे, बूढ़े होंगे, फिर वो चले जाएंगे। जिस तरीके, मतलब इंसान की जिंदगी बेसिकली लुढ़क रही है, लुढ़क रही है, लुढ़क रही है। किस तरीके से लुढ़क रही है? इस तरीके से लुढ़क रही है, प्रेम्स के जैसे। अब तुम बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेम्स एग्जैक्टली? सुन मेरे भाई, हम लोग जब बचपन में थे ना, तो इस तरह का काठ गाड़ी तुम देखते थे। काठ गाड़ी, 3 चक्का वाला, 4 चक्का वाला, जो मम्मी देती थी और एक बार बोलती थी बेटा चला। एकदम छोटे बच्चे थे उस टाइम पे, उसी को बेसिकली प्रेम्स बोला जाता है। मतलब इंसान की जिंदगी ना एकदम गाड़ी की तरह हो रहा है, एकदम कुचला रहा है। बच्चा है, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर इस दुनिया से चले जाएंगे। इस तरीके से ये था इसका लिटरल मीनिंग। अब हम लोग बात करते हैं इंप्लाइड मीनिंग को लेकर के। गौर से सुनना, इंप्लाइड मीनिंग क्या कहता है इसका, जरा देखो मेरे भाई। इसका इंप्लाइड मीनिंग कहता है कि ये जो बूढ़े लोग दिख रहे हैं ना, ये जो बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं आपके सामने, ये बुजुर्ग काफी तेजी से इस दुनिया से जा रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब जो बुजुर्ग लोग हैं, अब जो बूढ़े लोग हैं, वो काफी तेजी से इस दुनिया को छोड़कर के जा रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। और ये बुजुर्ग लोग, ये बूढ़े लोग अगले आने वाले नस्ल को, अगले आने वाले जनरेशन को मजबूती प्रदान करते, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करते, लेकिन अब वो दब चुके हैं, अब वो जा चुके हैं, अब वो जिंदा नहीं रह पाए हैं। नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन। ये जो बूढ़े लोग हैं वो बेसिकली कहां जा चुके हैं? तो सारे के सारे लोग कब्र में दफन हो चुके हैं। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। और ऐसा मालूम पड़ता है जैसे एक काठ गाड़ी पूरे के पूरे जीवन को कुचल रही है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि पहला स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं हम लोग सेकंड स्टेंजा की ओर। जरा गौर, सेकंड स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं और सेकंड स्टेंजा को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे बोला गया है, यहां पे बेसिकली इस बात का जिक्र किया गया है कि अब इंसान एक बेड पे सोया हुआ है और उसके जो मौत के फरिश्ते हैं, जिसको मैसेंजर ऑफ डेथ बोला जाता है, यमराज बोला जाता है, वो बेसिकली लेफ्ट राइट करते हैं और इसको इस पूरे के पूरे मायावी दुनिया की खुशी से दूर करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे लिखी गई बातें हैं, कितनी मजेदार बात है, इसको सुनने की कोशिश करना। लिखा हुआ है विस्पेरिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। जो मौत के फरिश्ते हैं, इस विस्पेरिंग का मतलब होता है मेरे भाई मौत का फरिश्ता। लेफ्ट मतलब बायां, राइट मतलब दायां, आपको पता है। विस्पेरिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। जो मौत के फरिश्ते हैं वो बेसिकली दाएं बाएं कर रहे हैं। ये उस समय का कंडीशन है, वो ये इस समय का, उस समय का सिचुएशन है मेरे भाई कि एक इंसान बेड पे लेटा हुआ है, मतलब बेड पे लेटा हुआ है और उसकी सांसें चल रही है। मतलब कब वो चले जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उस टाइम पे बोला गया है कि मौत के फरिश्ता लेफ्ट और राइट कर रहे हैं, दाएं बाएं कर रहे हैं, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। और हमें इस पूरे के पूरे दुनिया में जितनी भी खुशी है और जो खुशी मिल रही है, उस खुशी से हमको दूर करने के लिए ये मेरे आगे पीछे दाएं बाएं भटक रहे हैं और हमको बोल रहे हैं कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दूसरे जगह लेकर के चलता हूं, दूसरा खुशी देना चाहता हूं। लेकिन मुझे तो इस दुनिया में रहना है, लेकिन वो किसी का मानने वाला नहीं है।
आगे है एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और जो भी सक्रिय हाथ होते हैं, जो भी एक्टिव हैंड्स है, जो अभी मैं आपको थपड़ियाता हूं, आपको मार्कर से लिखता हूं, ये जो हाथ है मेरे भाई ये एकदम फ्रीज हो जाते हैं, एकदम ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, एकदम जम जाते हैं। एंड लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, और ये सब एकदम जम जाते हैं ना, जब जम जाते हैं और इंसान जब इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, उस केस में क्या करते हैं लोग पता है, जो जिंदा लोग होते हैं ना, उस मरे हुए लोगों को जो हाथ होता है ना उसको बेसिकली अलग अलग घुटनों पे रख देते हैं और हाथ भी बेसिकली अलग अलग हो जाते हैं। ये बेसिकली इसका लगभग लिटरल और इंप्लाइड मीनिंग लगभग सेम था मेरे भाई, और इसको मैंने आपके सामने हिंदी में भी लिख करके लाया है ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। बोला गया है मौत के फरिश्ते दाएं बाएं कर रहे हैं, वह हमें वास्तविक खुशी से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो खुशी इस दुनिया में मिला उस खुशी से हमको दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गतिशील हाथ है वो भी अब एकदम से ठंडे पड़ जाएंगे, एकदम से फ्रीज हो जाएंगे और अलग अलग घुटने पे अकेले रखे जाएंगे। बात समझ में आई मेरे भाई? चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट है, अब देख मेरे भाई, अब इंसान इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं। ध्यान से सुनना, अब इंसान इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगा कि यहाँ पे चार लोग हैं मेरे भाई, और ये चार लोग इसको बेसिकली कंधे दे करके लेकर के जा रहे हैं, और पीछे देखो बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग पीछे हैं जो आवाज लगा रहे हैं, राम 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 नाम सत्य है, सबका यही गत है। इस तरह की बातें होती है, आपको अच्छे तरीके से पता है। कवि बेसिकली यहां पे ये कहना चाहते हैं कि जब इंसान जिंदा होता है ना तो उसको बेसिकली किसी भी चीज को लेकर के आजादी नहीं दी जाती है, लेकिन जब फाइनली इस दुनिया से चला जाता है इंसान तो उसको बेसिकली चार लोग कंधे देकर के स्मशान घाट तक पहुंचाते हैं और पीछे में सैकड़ों लोग रहते हैं। लेकिन वो झूठा दिखावा होता है, कहीं ना कहीं वो फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव की बात करते हैं। देखो मेरे भाई, मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, अच्छे तरीके से समझना। डेड इन हंड्रेड्स एट बैक, अब इंसान इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं। डेड इन हंड्रेड्स एट बैक, पहले भी बेसिकली सैकड़ों लोग मर चुके हैं, और जैसे लोग मर जाते हैं ना तो हंड्रेड्स एट बैक, और उसके पीछे में सैकड़ों लोग उसको बेसिकली फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से समझना। बोला गया है डेड इन हंड्रेड्स एट बैक, सैकड़ों लोग पीछे में है। जब वो लाश को लेकर के जाया जाता है ना मेरे भाई, उस समय की बात है कि सैकड़ों लोग मेरे पीछे आए हुए हैं, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और जिस पे बेसिकली या फिर जिस भी किसी भी चीज में लाश को रख करके ले जाया जाता है उसको बेसिकली हम लोग वुडन बोलते हैं मेरे भाई, या फिर कॉफिन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप वुडन याद रखो ताकि अच्छा रहेगा, समझने में दिक्कत नहीं होगी। सुनो, कवि कहते हैं कि अब इंसान इस दुनिया से जा चुके हैं, और जब उस इंसान को स्मशान घाट लेकर के ले जाया जाता है तो चार लोग बेसिकली उसको कंधे देने के लिए आते हैं, और उसके पीछे में सैकड़ों लोग होते हैं जो उस वुडन को, उस कॉफिन को बेसिकली फॉलो करते हैं, पीछा करते हैं। आर्म्स रेज्ड स्टीफली टू रिप्रूव, रिप्रूव का मतलब होता है झड़कते हुए, सुनना अच्छे से। आर्म्स रेज्ड, हाथ उठाते हैं, स्टीफली टू रिप्रूव, बाहें ऊपर की ओर उठी हुई होती है और उसको लेकर के जाते हैं, लेकर के जाते हैं और रोते हुए जा रहे हैं, चल गेलो हमर बाबूजी, चल गेलो हमर फलाना जी, चल गेलो, इस तरह की बातें होती है ना। तो यही यहां पे बोला गया है, इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, वो सारा का सारा झूठा दिखावा होता है, वो रियल में प्यार कुछ नहीं होता। इसलिए कवि ऐसा कहते हैं कि प्यार नाम का कोई चीज नहीं होता। क्यों पता है? सुनो, जब इंसान मर जाता है तो इंसान जब मर जाता है ना तो उसको बेसिकली चार लोग कंधा देने के लिए लेकर के जाते हैं। कवि का कहना यह है कि वो जो चार लोग स्मशान घाट तक पहुंचते हैं ना तो वो बेसिकली रियल में स्मशान घाट तक पहुंचते हुए ना जाने अपने कंधों को कितने बार चेंज करते हैं, जबकि उसको पता है कि ये आखिरी मुलाकात है, फिर भी बार बार कंधों को चेंज करते हैं, जो कि एक फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव को इंडिकेट करने की बात करते हैं, जो झूठा दिखावा को दिखाने की बात करते हैं। चलिए मेरे भाई, इसके हिंदी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो, पहले भी सैकड़ों लोग मर चुके हैं, लकड़ी के ताबूत में हमारे रास्तों पे चले गए हैं, बाहें ऊपर की ओर उठी हुई होती है, झूठे प्यार का ये सारे के सारे लोग दिखावा कर रहे होते हैं। बात समझ में आई? चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा की ओर, स्टैंजा नंबर 4। देखो मेरे भाई, स्टार्विंग का मतलब होता है भूखे रहना। स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड, अब पेड़ से पत्ती काफी अच्छे तरीके से जा चुके हैं, अब पेड़ में पत्ती बचे हुए नहीं है।
स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड, मतलब वो जो पेड़ है ना, लीफलेस वुड मतलब लीफलेस का मतलब होता है पत्ती विहीन। मतलब मैं साफ साफ ये कह सकता हूं कि जंगल जो है ना वो बेसिकली पत्ती विहीन हो चुके हैं। ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, ये जो ट्रोल्स है मेरे भाई, ट्रोल्स का मतलब समझते हो? इस ट्रोल्स का मतलब होता है एक ऐसा जानवर, एक तरह से आदमखोर टाइप का होता है, ठीक है। वो भी अपने भोजन के लिए जगह जगह पे भटक रहे हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, और मेरे भाई पेड़ में कोई पत्ती लगी हुई नहीं है, पत्ती विहीन हो चुकी है, जिसके वजह से वहां पे कोई भी नाइटिंगेल नजर नहीं आती है, कोई भी बुलबुल नजर नहीं आती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि नाइटिंगेल एकदम गूंगी बनी हुई है, नाइटिंगेल एकदम डम बनी हुई है, एकदम गूंगी हो चुकी है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कोई परी यहाँ आएगी और इस पूरे के पूरे खराब माहौल को एकदम सुंदर बनाएगी। बात समझ में आया? एक बार फिर से सुनो, मैंने हिंदी लिख करके लाया आपके सामने ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और आपको अच्छा लगे पढ़ करके। ये सारा का सारा मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, परेशान मत होना। जंगल एकदम पत्ती विहीन हो चुके हैं। बकबक करते हुए पिशाच, जो बकबक करता है पिशाच ना, वो बेसिकली अपने भोजन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उसको कहीं पे भोजन नहीं मिल रहा है, बिकॉज पेड़ एकदम लिफलेस हो चुके हैं। बुलबुल एकदम गूंगी सी बनी हुई है, बुलबुल अब बिल्कुल भी गीत नहीं गाती है, एकदम सन्नाटा सन्नाटा छाया हुआ है और कोई भी परी यहाँ आने को तैयार नहीं है। भैया कौन आएगा यहाँ? कोई नहीं आ सकता ना, एकदम माहौल पूरा गड़बड़ है, पत्ती विहीन हो चुकी है, देखने में एकदम भद्दा लग रहा है, तो कौन आएगा यहाँ? कोई नहीं। ठीक है, चलो आगे देखो मेरे भाई, और लास्ट स्टेंजा की ओर हम लोग मूव करते हैं मेरे प्यारे साथियों। और आपके सामने ये लास्ट स्टेंजा है, प्लीज लिसन टू मी माय डियर ऑल। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड। कोल्ड का मतलब होता है शीतल, और इम्पॉसिबल मतलब असंभव, अहेड मतलब आगे की ओर, ऊपर की ओर। सुनो, cold impossible ahead lest the mountain's lovely head whose white waterfall could bless travelers in their last distress। कवि ये कहते हैं कि अब जो है ना पेड़ में पत्ते नहीं लगे हुए हैं, जब पेड़ में पत्ती नहीं लगे हुए हैं तो जो भी यात्री वहां से गुजरेंगे तो वो बेसिकली अपनी प्यास कहां बुझाएंगे, अपने आप को छांव कहां पे देंगे, उसके लिए तो कोई जगह है ही नहीं। इस केस में वो कहते हैं कि ये पर्वत श्रृंखला है, देखो ये पर्वत श्रृंखला है, यहां से व्हाइट वाटरफॉल गिर रहे हैं, व्हाइट वाटरफॉल हो रहे हैं, यानी पानी गिर रहा है, यहां से गिर रहा है मेरे भाई। और ये जो ट्रेवलर्स है, ये जो यात्री है, जब इसको प्यास लगेगी, जब इसको आराम करने की बात आएगी, तो ये कहां पे जाकर के प्यास बुझाएगा? तो इसी वाटरफॉल के पास जाकर के अपना प्यास बुझाने की बात करेगा और प्यास बुझाएगा। इसलिए ये कहते हैं, सुनो क्या कहते हैं, सो देखना, ठंडे विशाल श्रृंखला है पर्वतों के खूबसूरत मस्तिष्क की। किसकी? तो पर्वतों के खूबसूरत मस्तिष्क की एक ठंडे विशाल श्रृंखला है, बहुत बड़ा सीरीज है एक पर्वतों का, जिसकी सफेद झरने आशीर्वाद दे सकते हैं यात्रियों को अपने दुख के पीड़ा में। जो यात्री को जो क्लेश है, जो लास्ट डिस्ट्रेस है, जो अंतिम समय में जो परेशानियां आ रही है, उसको बेसिकली आशीर्वाद देने का, आई मीन वो प्यास बुझाने का काम कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी मेरे भाई इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, बस थोड़ा। मैं अपने लैंग्वेज में इसको बोलता हूं, आप सुनने की कोशिश करना, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको याद हो जाएगा। देखो, अब पेड़ से पत्ती काफी तेजी से गिर रहे हैं, अब पेड़ से पत्ती काफी तेजी से गिर रहे हैं, उनके नीचे में जितने भी छोटे छोटे पौधे हैं वो भी बेसिकली दब चुके हैं, वो भी अब दफन हो चुके हैं, और गाड़ियां उनको बेसिकली कुचल रही है। मतलब यहाँ पे इंप्लाइड मीनिंग देखने की कोशिश करोगे मेरे भाई, तो ये बोला गया है कि अब इस दुनिया से जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो काफी तेजी से जा रहे हैं, और जिसके वजह से जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाला जनरेशन है, उसके लिए ये कहीं ना कहीं वीकनेस को इंडिकेट किया जा रहा है, वीकनेस का इंडिकेशन है। आगे बोला गया है, जो मौत के फरिश्ते हैं वो बेसिकली लेफ्ट राइट करते हैं और हमारे खुशी को बेसिकली इस दुनिया से दूर करने की कोशिश करते हैं, और जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके हाथ है वो बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाते हैं, एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, और उसके हाथ को अलग अलग घुटने पे अकेले अकेले रख दिया जाता है। आगे कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसको ले जाने के लिए 4 लोग कंधा देते हैं और श्मशान घाट तक लेकर के जाते हैं, लेकिन उसी श्मशान घाट तक ले जाने में ना जाने कई बार अपने कंधा को पलटते हैं, कंधा को बदलते हैं, जबकि उसको पता है कि ये मेरा लास्ट मुलाकात है। वो आगे कहते हैं कि ये सारा का सारा एक दिखावा होता है। लास्ट में वो कहते हैं कि जब जो भूखे जो है ना,
जो भूखे इंसान है वो बेसिकली इस पूरे के पूरे मतलब जंगल जो है ना वो एकदम पत्ती विहीन हो चुकी है, उसमें बिल्कुल भी पत्तियां नहीं है। और जो ये जो ट्रॉल्स है जो एक तरह का पिशाच है, एक तरह का आदमखोर है, ये भी अपने भोजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, पूरे के पूरे जंगल में भटक रहे हैं। नाइटिंगेल को एकदम डम पाया गया है, बुलबुल एकदम गूंगी हो पड़ी है और यहाँ कोई परी भी आने वाली नहीं है। आगे देखो मेरे भाई, आगे है ठंडे विशाल श्रृंखला है। किसका ठंडे विशाल श्रृंखला है? अरे आगे देखो ठंडे विशाल श्रृंखला पड़ा हुआ है। किसका किसका ठंडे विशाल श्रृंखला है? तो पर्वतों की एक ठंडे विशाल और खूबसूरत श्रृंखला है, जो बेसिकली जिससे व्हाइट वाटरफॉल होता है, यानी सफेद झरने गिरते हैं। और यहाँ इंसान को, जब इंसान अंतिम समय में होता है, अपनी प्यास बुझाने के लिए बेसिकली उसके पास जाता है और अपनी प्यास को बुझाता है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों कि ये पूरा का पूरा पोयम आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ी सी परेशानी हुई होगी इस पोयम को समझने में, नो डाउट माय डियर, लेकिन कोशिश करना कि इसको अच्छे तरीके से समझे। एक दो बार इसको देखोगे ना मेरे भाई, ये चीज आपके दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाएगी। ठीक है, मिलेंगे फिर हम लोग कल की क्लास में। आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं मेरे भाई, कुछ चीज मैं पूछता हूं, आपको सटासट जवाब देना है। सुनो, एक बात बताना मेरे भाई, इस पूरे के पूरे चैप्टर में कौन है जो एकदम गूंगी बन चुकी है? तो आपका जवाब सिंपल सा जवाब होगा कि सर नाइटिंगेल एकदम गूंगी बन चुकी है। अच्छा, नाउ द लिस्ट आर फॉलोइंग फास्ट जो है मेरे भाई वो कहां से लिया गया है? बिल्कुल सही जवाब उनका इंपॉर्टेंट कलेक्शन द एस ऑफ एंजाइटी से लिया गया है। अगर आपको पता होगा एंड द प्रेम्स गो, आपसे पूछेगा एंड द प्रेम्स गो कहने का मतलब गाड़ियां क्या है? तो गो रोलिंग ऑन, कंटिन्यू बेसिस पे वो चल रही है। ठीक है, ये सारे के सारे चीज को एक बार रिवीजन कर लेना मेरे भाई। जो विस्परिंग नेबर्स है, जो मौत के फरिश्ता है, उसको बेसिकली मैसेंजर ऑफ डेथ बोला जाता है, यानी मौत का फरिश्ता, मौत के संदेश सूचक बोले जाते हैं, वो लेफ्ट और राइट करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग मिलेंगे फिर कल की क्लास में। आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद। Bye everyone.